नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कार्तिक है और मैं नागपुर का रहने वाला हूं। और आज मैं आप लोगों को मेरी लाइफ में हुए एक ऐसे खौफनाक इंसिडेंट के बारे में बताने वाला हूं जिसकी वो डरावनी याद आज भी मेरे जहन से निकल नहीं पाई है। दरअसल मेरे साथ जब वो हादसा हुआ था उस वक्त मेरी कॉलेज कंप्लीट ही हुई थी और उस टाइम पर मेरे 4 दोस्त थे, मानव, अनुज, दीपक और पवन। ऐसे करके हम 5 लड़के थे जिनका कॉलेज टाइम में एक अलग ही ग्रुप हुआ करता था। वैसे जो वो मेरे 4 दोस्त थे वो सभी काफी अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करते थे। रुपये पैसे की उनके पास कोई कमी नहीं थी। सिर्फ मैं ही एक अकेला ऐसा था जो एक मिडिल क्लास फैमिली से था। लेकिन हमारी दोस्ती में कभी इस बात को लेकर किसी ने भी मुझसे कुछ कहा नहीं था। वैसे मेरे दोस्तों को तो अपनी कॉलेज कंप्लीट करने के बाद अपनी फैमिली के बिजनेस को ही संभालना था, इसलिए उन्हें तो किसी बात की कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन मुझे लेकर मेरे घर वालों के काफी सपने थे और मैं उन्हें पूरा करना चाहता था। वैसे कॉलेज टाइम में भी जब भी हमको टाइम मिलता तो हम लोग कहीं घूमने के लिए निकल जाया करते थे। मैं हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहा था, ऐसे में घर जाने की बोलकर अपने दोस्तों के साथ घूमने चला जाया करता था। जब हमारे कॉलेज कंप्लीट हुई तो हम लोगों ने प्लान किया कि इस बार हम कहीं बाहर घूमने जाएंगे। उसके बाद तो हर कोई अपनी अपनी जिंदगी में बिजी हो जाएगा, शायद उसके बाद इतना वक्त ना मिल पाए। यही हम सब सोच रहे थे। और फिर कॉलेज कंप्लीट होने के बाद मैंने और मेरे दोस्तों ने सोचा कि आखिर इस बार कहाँ घूमने के लिए जाएं। अब काफी सोच विचार करके हमने पश्चिम बंगाल जाने के बारे में सोचा, क्योंकि हम कभी वहां पर गए नहीं थे। इसलिए उसी वक्त हम सभी दोस्त फ्लाइट से पश्चिम बंगाल जाने के लिए रवाना हो गए। जब फ्लाइट से हम वहां पर पहुंचे तो टैक्सी लेकर हमने जो होटल में अपने लिए रूम बुक किए थे वहां पर पहुंच गए। उस दिन बहुत ज्यादा थके होने की वजह से सो गए और अगले दिन सुबह ही हम लोग वहीं से एक गाड़ी किराए पर लेकर उसमें बैठकर पश्चिम बंगाल के गांवों को घूमने के लिए निकल गए। हमें इस बार शहर नहीं देखना था, हमें देखने था वहां के गांव। इसीलिए सुबह लगभग 8 बजे के आसपास हम लोग गाड़ी लेकर गांव घूमने के लिए निकल गए थे। वैसे शहर से बाहर आते ही धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ते टाइम हमें बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि वहां भीड़ भाड़ से दूर शांत वातावरण एक सुकून सा हमें दे रहा था। हम आगे बढ़ते जा रहे थे। ऐसे में हम एक गांव में पहुंचे। खेतों में जगह जगह बसे हुए घर, चारों तरफ जंगल, खूबसूरत खेत, सब कुछ काफी अच्छा लग रहा था। हम सब एक दूसरे के साथ बातें करते हुए वहां पर काफी सेल्फी फोटो वगैरह भी ले रहे थे। गांव इतना ज्यादा खूबसूरत था कि मन कर रहा था कि हमें शहर में होटल में रूम लेने की बजाय यहीं पर रुकना चाहिए था। धीरे धीरे इसी तरह शाम हो गई थी। जब गांव को घूमने के बाद हमने सोचा कि वैसे भी हमें जो सामान चाहिए वो तो हमारे पास गाड़ी में है, तो क्या ना होटल वापस ना लौटकर अगले गांव के लिए चला जाए और कहीं अच्छी सी जगह पर हम लोग रुककर रात बिता लेंगे और फिर अगले दिन सुबह होते ही किसी दूसरे गांव की तरफ चलेंगे। यही सोचकर हम लोग उस गांव से निकल ही थे। वैसे हम कभी भी घूमने जाते थे तो अपनी जरूरत का सारा सामान गाड़ी में रखते थे, जिससे कहीं जाने पर किसी तरह की हमें कोई तकलीफ ना हो। जब हम उस गांव से अगले गांव जाने के लिए सफर कर रहे थे तो सड़क पर अचानक हमारी गाड़ी के सामने बीचों बीच ही एक आदमी हमें खड़े हुए दिखाई दिया। वो देखने में बड़ा अजीब सा लग रहा था। उसने काले रंग के कपड़े पहन रखे थे, गले में कुछ अजीब गरीब सी माला थी, सिर पर भी काला कपड़ा बंधा हुआ था। देखने में ही वो एक तांत्रिक जैसा लग रहा था। वो सड़क के बीचों बीच खड़ा हुआ था। हमारी गाड़ी आते हुए देखकर भी सड़क के बीच में से नहीं हटा। ये देखकर पवन गुस्से में बोला, क्या पागल इंसान है यार, सड़क के बीचों बीच ही खड़ा है। अब पवन जो गाड़ी चला रहा था उसने गाड़ी की रफ्तार धीमी की और उस आदमी के पास जाकर बोला, अरे क्या बात है अंकल, हमारी गाड़ी से मरने का इरादा है क्या, जो यहाँ पर सड़क के बीचों बीच आकर खड़े हो गए। ये सुनकर उस आदमी ने हमारी तरफ ऐसे घूर कर देखा कि पल भर के लिए तो हम घबरा ही गए थे। फिर वो हमारी तरफ देखते हुए गंभीर आवाज में बोला, वापस लौट जाओ, जहां से आए हो वहां पर वापस लौट जाओ। ये सुनकर मैं बोला, क्यों अंकल, आपको हमारे आने से कोई परेशानी है क्या? तो वो आदमी बोला, मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन तुम्हें कौन सी परेशानी आ सकती है? तुम लोग नहीं जानते आगे जंगल है जिससे होकर तुम्हें गुजरना पड़ेगा। इस वक्त शाम हो गई है और शाम के बाद उस जंगल से होकर गुजरना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि उस जंगल में टोनी डायन से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। आज तक जो भी शाम के बाद उस जंगल से होकर गुजरा है, टोनी डायन ने उसे जिंदा नहीं छोड़ा है।
इसलिए अभी कहता हूं, वापस लौट जाओ, वरना उस जंगल में टोनी डायन के रूप में तुम्हें तुम्हारी मौत मिलेगी। यह सुनकर मानव गुस्से में बोला, अरे बस करो अंकल, अब दिमाग खराब ना करो, हटो सामने से। परंतु वो आदमी हमें समझाने की कोशिश करने लगा। ये देखकर पवन ने गाड़ी रोकी और जल्दी से बाहर निकलकर हाथ पकड़कर गुस्से में उस आदमी को एक तरफ कर दिया और बोला, ज्यादा दिमाग खराब ना करो वरना हाथ उठ जाएगा। ये कहकर गुस्से में गाड़ी में बैठकर हम लोग वहां से जाने के लिए रवाना हो गए। तभी मैं सबकी तरफ देखते हुए बोला, यार हम इस जगह पर अनजान हैं, यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं जानते, और वैसे भी वो अंकल यहीं का रहने वाला है। उन्होंने इस जंगल से गुजरने से मना किया है, तो हम यहीं कहीं पर रात रुक जाएंगे, लेकिन उस जंगल से होकर ना गुजरे तो बेहतर है। वैसे भी रात तो हमें कहीं गुजारनी है, तो यहीं कहीं रुक जाते हैं ना, यही रात गुजार लेंगे, सुबह चलेंगे, जिससे किसी बात का कोई डर भी ना रहेगा। ये सुनकर अनुज मेरी तरफ देखकर बोला, कैसी बात करते हो यार, वो अंकल दिमागी रूप से पागल लग रहा था, उसकी बातों से ही नजर आ रहा था। और वैसे भी तुम्हें क्या लगता है, डायन चुड़ैल वगैरह कुछ होती हैं? इतना पढ़ने लिखने के बाद भी तुम इन अंधविश्वासी बातों को मानते हो? यह सुनकर मैं बोला, देखो यार, कभी कभी कुछ बातें हमारी समझ में नहीं आती, लेकिन वो हकीकत में होती हैं। और वैसे भी मैंने सुना है कि बंगाल में लोग कुछ तंत्र मंत्र, जादू टोना वगैरह कुछ ज्यादा ही करते हैं, तो रात के वक्त उस जंगल से गुजरना मुझे तो ठीक नहीं लगता। अब दीपक मेरी तरफ देखकर बोली, चुप करो यार, बेवजह की बेफालतू की बातें लेकर बैठ गए हो। यह सुनकर मैं कुछ बोलता उससे पहले ही मानव बोला, हाँ रोशनी सही कह रही है, चुप करो तुम। मेरे समझाने पर भी उन लोगों ने मेरी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और पवन तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते ही रहा। वैसे चारों तरफ अंधेरा घिर आया था। ऐसे में गाड़ी की जो हेडलाइट थी उसके सहारे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे थे। पता नहीं क्यों, लेकिन उस अंकल की बातें मेरे दिलो दिमाग में घूम रही थी और मेरा दिल बार बार कह रहा था कि हमें इस रास्ते से होकर नहीं गुजरा चाहिए। कुछ ना कुछ तो गलत होगा, परंतु कोई मेरी बात नहीं समझेगा। ये सोचकर मैं चुपचाप गाड़ी में बैठा रहा और जैसा अंकल ने कहा था वैसे ही थोड़ी आगे जाने पर ही तभी एक जंगल आया। अब उस जंगल को देखकर मैं फिर बोला, देखो यार, इस तरह रात को जाना ठीक नहीं है। माना कि चुड़ैल डायन इन सब का खतरा ना हो, लेकिन जंगली जानवर भी तो हो सकते हैं। यह सुनकर दीपक बोला, चुप करो यार, यहां गाड़ी में क्या जबरदस्ती जंगली जानवर हम पर हमला करेंगे, और वैसे भी तुम्हें पता है कि इन छोटे मोटे खतरों से हम नहीं डरने वाले। पता नहीं तुम इतने डरपोक कब से हो गए। अब अनुज बोला, हाँ यार, ये बात तो सही है। उस वक्त भी उन्होंने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। फिर जब हम उस जंगल के रास्ते से होकर गुजरने लगे थे, चारों तरफ बिल्कुल सुनसान था कि अचानक हमारी गाड़ी अचानक चलते हुए ही बंद हो गई। ये देखकर पवन बोला, यार गाड़ी तो नई है, फिर भी अब इसे क्या हो गया, पेट्रोल भी खत्म नहीं हुआ है। ये कहकर हम लोग गाड़ी में से उतरे और गाड़ी को देखने लगे कि आखिर गाड़ी में खराबी क्या हुई है। तभी मेरी नजर हमारी गाड़ी जिस दिशा से आई थी उसे तरफ पीछे की तरफ गई कि एक बहुत ही सुंदर लड़की थी जो अंधेरे में भी उसका रूप चमक रहा था। वो मुझे दिखाई दी। वो इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि उसकी खूबसूरती को देखकर ही जैसे मैं तो पागल हो गया था। काले कलर के कपड़े पहने हुए थी, लेकिन कमर तक लहराते हुए बाल, दूध सा सफेद कलर, बड़ी बड़ी आंखें और गुलाब की पंखुड़ी जैसे होंठ। उसे दूर से ही देखकर ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग से उतरी हुई कोई अप्सरा हो। वो हमारी गाड़ी से कुछ दूरी पर थी, लेकिन किसी का भी ध्यान उसकी तरफ नहीं था। हर कोई बस गाड़ी को ही देखने में लगा हुआ था और मैं उसकी तरफ देखे जा रहा था। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी और हाथ के इशारे से मुझे अपनी तरफ बुलाने लगी। ये देखकर मैं तो अपनी सुध बुध खो बैठा था। ऐसे में उसकी तरफ जाता उससे पहले ही मानव मेरी तरफ देखते हुए बोला, अरे कहाँ खो गए? ये सुनकर मैं उसकी तरफ देखकर हड़बड़ाते हुए बोला, अरे यार कुछ नहीं। ये कहते हुए उस तरफ देखा तो वो लड़की मुझे कहीं नजर नहीं आ रही थी। ये देखकर मैं भी हैरानी से इधर उधर देखने लगा कि आखिर कहाँ चली गई, लेकिन वो लड़की कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। अब मैं अपने आप से बोला, नहीं, ये मन का भ्रम तो नहीं हो सकता। तभी मानव फिर बोला, कहाँ खो गए? तो मैं बोला, कुछ नहीं यार, गाड़ी ठीक हो गई क्या? तो वो बोला, हाँ।
फिर हम लोग गाड़ी में बैठकर वहां से जाने के लिए आगे बढ़े गए, परंतु मैं बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था कि शायद मैं लड़की मुझे फिर से दिखाई दे जाए। एक अजीब सा आकर्षण था उसमें। तभी मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वही लड़की फिर मुझे दिखाई दी, जो हाथ के इशारे से मुझे अपनी तरफ बुला रही थी। ये देखकर मैं कुछ समझ नहीं आ पा रहा था कि अभी कुछ देर पहले तो ये लड़की कहीं चली गई थी, अब वापस दिखाई दे रही है। मन कर रहा था कि उसे बस देखता ही रहूं। तभी अनुज बोला, क्या हुआ, क्यों बार बार पीछे देख रहे हो? क्यों टोनी चुड़ैल तुम्हें दिखाई दे गई क्या? ये कहते हुए हंसने लगा तो मैं बोला, कुछ नहीं यार। ये कहते हुए उस लड़की की तरफ फिर से देखा तो वो कहीं दिखाई नहीं दी, तो अपने आप से बोला, आखिर ये चली कहां जाती हैं? ये सोचते हुए मैंने अपना मुंह आगे की तरफ किया और आगे की तरफ देखने लगा। फिर खिड़की में होकर बाहर की तरफ देखने लगा। दोनों तरफ ही जंगल था। ऐसे में अंधेरे में बड़ा ही डरावना लग रहा था, और जो जंगली जानवर कीड़े मकोड़े थे उनके चिल्लाने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। तभी अचानक मुझे एक पेड़ पर कुछ उल्टा लटका हुआ दिखाई देने लगा, जैसे कोई उल्टा पेड़ पर लटका हुआ है, और उसकी भयानक बड़ी आंखें अंधेरे में भी चमक रही थीं, जिन्हें देखकर एक पल के लिए मैं घबरा गया और घबराते हुए सबकी तरफ देखकर बोला, वो देखो। ये कहते हुए मैंने उसे तरफ इशारा किया, परंतु अब वहां कुछ भी नहीं था। तो पवन मेरी तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ? तो मैं बोला, कुछ नहीं। अब अनुज बोला, लगता है कि तुम ये सोचकर डर रहे हो कि कहीं भूत चुड़ैल ना आ जाए, लेकिन डरो नहीं, वो भूत चुड़ैल हमसे डर कर भाग जाएंगे। तभी मानव बोला, हाँ यार, वैसे उस आदमी ने कहा था कि इस जंगल में कोई टोनी डायन रहती है, तो मैं सोच रहा हूं कि आज रात हम लोग यहीं कहीं पर रुक जाए, हम भी तो देखें आखिर वो टोनी डायन होती कैसी है, उससे भी मुलाकात हो जाएगी। तभी पवन बोली, हाँ यार, ये तो ठीक है। अब उनकी बातें सुनकर मैं बोला, हमेशा इस तरह की बातें करना और हर बात को मजाक में समझना छोड़ दो। परंतु उन्होंने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया, और जंगल में तभी उन्हें एक रास्ता नजर आया तो उन्होंने अपनी गाड़ी साइड में खड़ी की, और फिर हम सब लोग उस गाड़ी में से उतरकर उस छोटे से जंगली रास्ते पर चल दिए। तभी दीपक चारों तरफ देखते हुए बोला, यार काफी घना और डरावना जंगल है, लोगों को तो डर ही लगेगा ना। तभी मानव बोला, हाँ, लेकिन हम नहीं डरने वाले, आज हमें टोनी से मिलकर ही जाना है। ये कहते हुए उसका मजाक बनाने लगे। उस वक्त सच बताऊं तो मैं तो घबराते हुए उस जंगल के चारों तरफ देखे जा रहा था। पता नहीं, एक अजीब सा डर लग रहा था, वहां पर घबराहट होने लगी थी मुझे, लेकिन मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। बार बार मेरा दिल कह रहा था कि मुझे वापस यहां से चले जाना चाहिए, यहां आना ठीक नहीं है, परंतु अपने दोस्तों के साथ मैं आगे बढ़ता रहा। अब हम थोड़ी ही आगे चले थे कि तभी हमें जंगल के किनारे एक बड़ा ही खूबसूरत झरना नजर आया। उसके पानी के गिरने की आवाज दूर से ही सुनाई दे रही थी। हमने टॉर्च से देखा तो सामने उस खूबसूरत झरने को देखकर हम बहुत खुश हो गए। वैसे चांदनी रात में उसका पानी चमक रहा था, जो काफी खूबसूरत लग रहा था। अब दीपक सबकी तरफ देखते हुए बोला, मुझे लगता है कि हम रात यहीं पर रुकना चाहिए। कितना अच्छा सुहावना मौसम है और बिल्कुल शांति है, पास में झरना, कितना अच्छा रहेगा ना। ये सुनकर पवन बोला, हाँ यार। ये कहते हुए अब हमने वहीं पर रुकने का फैसला कर लिया। अपने साथ जो हम लेकर आए थे उन्हें साथ लेकर वहीं पर बैठकर फिर ड्रिंक करने लगे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तभी ड्रिंक करने के बाद हम लोगों ने साथ में कुछ खाने के लिए स्नैक्स वगैरह थे, उनको खाया। वैसे भी ज्यादा भूख नहीं थी। हमने पिछले गांव से निकलते वक्त गांव के एक ढाबे पर खाना खा लिया था, इसलिए अब हम सोने की तैयारी कर रहे थे। इसलिए वही झरने के किनारे हरी हरी बहुत अच्छी घास थी, उस पर हम सोने के लिए लेट गए। सच में बहुत अच्छा लग रहा था, एक शांति सी मिल रही थी वहां सबको, परंतु मुझे तो एक अजीब सा डर भी लग रहा था। हम एक दूसरे से बातें ही कर रहे थे कि तभी अचानक पायल के बजने की आवाजें आने लगी। ये सुनकर हमने हैरानी से चारों तरफ देखने लगे। तभी मानव बोला, यार ये कैसी आवाज है? अब पवन बोली, हाँ यार, लगता तो ऐसा रहा है कि जैसे पायल बज रही हैं, कहीं वो टोनी डायन तो नहीं आ गई हैं। कहते हुए वो हंसने लगा। तभी वो पायल की आवाज हमें थोड़ी नजदीक से सुनाई देने लगी। तभी अनुज हंसता हुआ बोला, डायन तो नहीं आई हैं, लेकिन अप्सरा आई हैं। ये सुनकर हम सब ने उसकी तरफ देखा तो उसने सामने की तरफ इशारा किया। तो सच बताऊं तो हमारी आंखें खुली ही रह गई थी, क्योंकि हमने उस तरफ देखा तो देखा
कि वही खूबसूरत लड़की जो कुछ देर पहले मुझे दिखाई दी थी, वो उस झरने के पास में आई थी। उस लड़की को आते हुए देखकर हम सब तो जैसे अपनी सुध बुध खो बैठे थे। आखिर वो थी ही इतनी ज्यादा खूबसूरत कि उसे देखकर कोई भी पागल हो जाए। वैसे उस चांदनी रात में ही उसका रूप रंग काफी चमक रहा था। एक अप्सरा सी लग रही थी वो, जैसे ऊपर आसमान में से उतरकर नीचे आई है। काले कपड़े पहने हुए थे, कमर तक लहराते बाल और दूध जैसा सफेद रंग चांदनी रात में भी चमक रहा था। हम सब उसकी तरफ देख रहे थे। तभी अनुज बोला, यार क्या लड़की है, वैसे इस समय ये क्या कर रही है? तभी मानव बोला, अरे यार शायद यहीं जंगल के पास में ही रहती होगी, हमें इससे क्या करना है? तभी पवन बोला, मुझे तो लगता है कि हमारे लिए ही आई हैं। ये सुनकर दीपक हंसते हुए बोला, अगर इतना खूबसूरत नजारा देखने को मिलेगा तो मैं तो ना जाने कब का ही यहां पर आ गया होता। ये कहते हुए वो हंसने लगा। तभी हमने देखा कि उस लड़की ने अपने सारे कपड़े खोले और उस झरने के पानी की तरफ जाने लगी। उसका रूप रंग देखकर हम सब जैसे पागल ही हो गए थे। वो लड़की इस बात से बेखबर कि हम लोग उसे देख रहे हैं, उस झरने के पानी में अंदर जाती ही जा रही थी। अब थोड़ी आगे जाकर वो झरने के पानी में नहाने लगी और अपने शरीर को अपने हाथों से मसलने लगी थी। अब एक तो हमने ड्रिंक कर रखी थी और सामने इतनी खूबसूरत लड़की को देखकर तो हम तो होश में नहीं थे। तभी पवन बोला, बस यार और नहीं रुक जाता, आज रात के लिए ये मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। तभी मानव बोला, तुम्हें लगता है कि ये मानेंगी? तो दीपक बोला, अगर ऐसे नहीं तो कैसे मानेंगी, हमें अच्छे से आता है। ये सुनकर अनुज बोला, हाँ यार अब और रुका नहीं जाता। वैसे भी चांदनी रात में हमारे सामने इतनी खूबसूरत बिना कपड़ों के लड़की हो और हम लोग बैठे रहें, ये तो ठीक नहीं है ना। अब मानव बोला, हाँ यार ये बात तो ठीक है, वैसे भी कौन हमें यहां देखेगा कि क्या हो रहा है, चलो मौके का फायदा उठाते हैं। ये कहते हुए वो लोग उस झरने की तरफ जाने लगे। उससे पहले ही मैं बोला, ये क्या कर रहे हो? माना कि ये लड़की खूबसूरत है, रात का वक्त है, हम यहाँ पर अकेले हैं, लेकिन इस तरह बिना सोचे समझे ये सब करना ठीक नहीं है, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। तभी मानव बोला, तुझे दिख नहीं रहा कि सामने क्या हो रहा है और तुम्हें लगता है कि हम रुक जाएं? तो मैं बोला, ठीक है दूर से ही देख लो, लेकिन इस तरह उसके पास जाकर ये सब करना मुझे तो ठीक नहीं लगता। तभी अनुज बोला, चुप कर यार, मिडिल क्लास के होना तुम तो तुम्हारी सोच भी इसी तरह की है। वैसे भी अभी तक अपनी उस गर्लफ्रेंड दिशा के प्यार में पागल होकर घूम रहे हो, किसी दूसरी लड़की के बारे में सोचते नहीं हो। अरे यार ये जिंदगी है, ऐशो आराम जीना चाहिए और लड़की होती ही मजे लेने के लिए है। ये कहते हुए अश्लील शब्द बोलने लगा था। अब दीपक बोला, हाँ और वैसे भी इस लड़की ने हमें आते हुए देख लिया होगा, तभी तो जानबूझकर इस वक्त हमारे पास आई है, वरना दूर से उसे दिखाई नहीं दिए क्या हम? इसके भी तन बदन में आग लगी है हमारी तरह, तो क्यों ना इसकी तन की आग को और अपनी आग को शांत करें। ये कहते हुए अश्लील शब्द बोलने लगा था। अब अपने चारों दोस्तों को शराब के नशे में इस तरह बैठे हुए देखकर मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वे लोग तो शराब के नशे में और उस लड़की को अपनी आंखों के सामने देखकर जैसे अपने होश खो बैठे थे और उस तरफ जाने लगे। तो मैं मानव का हाथ पकड़कर बोला, नहीं यार ये ठीक नहीं है। तो मानव गुस्से में मेरा हाथ झटकते हुए बोला, बस कर यार, बहुत हो गया, अगर तुझे नहीं आना है तो यहीं रह, लेकिन हमें तो जाने दे। तभी मैंने देखा कि वो लड़की जो झरने के पानी में कुछ गाते हुए नहा रही थी, इन सब से बेखबर थी कि उसके साथ क्या होने वाला है। वही मेरे चारों दोस्त अनुज, दीपक, मानव, पवन उस लड़की की तरफ चले गए। उनके आने की आवाज सुनकर उस लड़की ने उनकी तरफ देखा और वो उन्हें देखकर घबराने लगी थी। तभी मानव बोला, क्या बात है, अकेले अकेले नहा रही हो, जरा हमें भी तो अपने साथ नहला लो। तभी अनुज बोला, हाँ यार तुम्हारे साथ नहाने का मजा ही कुछ और होगा। तभी दीपक बोला, घबराओ मत, हम सब हैं ना, तुम्हारे साथ में भी तुम्हारी हेल्प कर देंगे। ये कहते हुए वे उसकी तरफ बढ़ने लगे। तभी वो लड़की अपने आप को बचाने के लिए झरने में दूसरी तरफ जाने लगी तो उन्होंने चारों तरफ से उसको घेर लिया। वो लड़की अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर भाग रही थी। तभी वे लोग चारों तरफ से उसको घेर कर देखकर हंसने लगे। मैं झरने के किनारे खड़ा होकर दूर से ही ये सब कुछ देख रहा था। अपने दोस्तों को चाहते हुए भी नहीं रोक पा रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं ज्यादा रोकने की कोशिश करूंगा
तो ये लोग इस समय नशे में हैं और मेरे साथ ही मारपीट कर सकते हैं। मैं सब कुछ देखे जा रहा था। हाँ, उस लड़की की खूबसूरती देखकर, उसकी खूबसूरती देखकर मेरा भी मन हुआ था उसके करीब जाने का, लेकिन मेरा दिल नहीं माना था कि इस तरह जाना नहीं चाहिए। जब वो चारों उसकी तरफ जाने लगे तो फिर वो लड़की कुछ सोचते हुए इधर उधर देख रही थी। अब वो चारों उसके करीब गए और फिर उसे छूते हुए उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगे। अब वो चिल्लाना चाहती था तो मानव ने उसका मुंह बंद कर लिया और उन चारों ने अश्लील हरकतें करना शुरू कर दिया। फिर वो लोग उठाकर झरने से बाहर की तरफ चले गए और झरने के किनारे आकर उसे नीचे जमीन पर पटक दिया। ये देखकर मैं घबराने लगा तो वो चारों एक भूखे जानवर की तरह उस पर झपड़ पड़े। कोई उसे होंठों को जानवरों की तरह नोच रहा था, तो कोई उसके गाल को काट रहा था, कोई उसके कपड़ों को फाड़ रहा था, कोई उसके प्राइवेट पार्ट को टच करने की कोशिश कर रहा था। हर कोई अश्लील हरकत कर रहा था और मैं दूर से एक पेड़ के पीछे छुपकर देख रहा था। ये सब कुछ होता हुआ देखकर मेरा भी मन किया कि मैं भी उस तरफ चला जाऊं, परंतु मेरे दिल ने इस बात की गवाही नहीं दी, तो मैं खड़ा था। वही उस लड़की से बारी बारी से रेप करने के बाद वो चारों खड़े होकर उसकी तरफ देखकर हंसने लगे। वो लड़की वहीं पर बैठा रहा तो मानव बोला, घबराओ मत, तुम्हारी कीमत तुम्हें मिल जाएगी, जितना तुम्हें चाहिए बता देना। ये कहकर वो लोग वापस आने लगे और अपने कपड़े पहनने लगे थे। मैंने उस लड़की की तरफ देखा, फिर मानव और अपने दोस्तों की तरफ देखने लगा, तो वो सब जैसे बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। तभी मैंने फिर से उस लड़की की तरफ देखा तो वो लड़की मुझे दिखाई नहीं दी। ये देखकर मैं हैरान था कि इतनी सी देर में आखिर वो कहाँ चली गई। तभी वो चारों दोस्त वापस आए और मुझे खड़े देखकर बोले, कितने बेवकूफ इंसान हो, चाहते तो हमारी तरह उस लड़की के साथ मजा कर सकते थे। यार क्या गजब थी, सच बताओ तो छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन अब बहुत ज्यादा थकान हो गई है। ये कहते हुए वो चारों अब सोने के लिए लेटने लगे। ये देखकर मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या करूं। तभी फिर से पायल की आवाज आने लगी थी, तो मैंने उस तरफ देखा कि वो लड़की बिना कपड़ों के ही हमारी तरफ आ रही थी। ये देखकर मैंने मानव की तरफ देखकर कहा, मानव वो देखो। अब उन्होंने उस लड़की की तरफ देखा और उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वो चारों उठकर उसके पास आए और बोले, क्या बात है, मन नहीं भरा क्या? हमें पता था कि एक रात भी हमारे साथ कोई लड़की गुजार ले तो उसका ऐसे ही मन नहीं भरता। ये कहते हुए उसके करीब जाने लगे तो वो लड़की अजीब तरीके से मुस्कुराने लगी और फिर दूसरी तरफ चल दी। वो आगे आगे चलने लगी और वो चारों उसके पीछे पीछे जाने लगे थे। उस वक्त उस लड़की को देखकर, उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान देखकर मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि जिस लड़की के साथ अभी कुछ देर पहले रेप हुआ हो और वो लड़की इस तरह से मुस्कुराए, क्या ठीक नहीं है? वही उन चारों का उस लड़की के साथ इस तरह जाना भी मुझे ठीक नहीं लग रहा था। वहीं पर चारों उस लड़की की तरफ बढ़ते ही जा रहे थे। अब आखिर ये कहाँ जा रहे हैं? ये सब कुछ सोचते हुए मैं भी दबे कदमों से उनके पीछे जाने लगा। तभी झरने के किनारे पहाड़ी में एक गुफा थी जिसमें हरे रंग की एक अजीब सी रोशनी जल रही थी, जिससे उस गुफा में उजाला था। वो लड़की उस गुफा के अंदर चली गई तो वो चारों भी उसके पीछे जाने लगे। ये देखकर मैंने सोचा कि शायद ये लड़की इसी गुफा में रहती होगी, परंतु अपने दोस्तों को इस तरह उसके पीछे गुफा में जाते हुए देखना मुझे ठीक नहीं लग रहा था। मैं उन्हें रोकना चाहता था, लेकिन ये भी जानता था कि मेरे कहने का कोई फायदा भी नहीं होगा। इसलिए आखिर आगे होता क्या है, ये लड़की उन्हें यहाँ लेकर क्यों आई है, यही सोचते हुए उस लड़की के और अपने दोस्तों के पीछे मैं भी दबे कदम उनके पीछे जाता जा रहा था और मैं भी उनके पीछे गुफा में चला गया। वहां जाकर मैंने देखा कि बड़ी अजीब सी गुफा थी। चारों तरफ जाले ही जाले लगे हुए थे, हर तरफ गंदगी ही गंदगी फैली हुई थी, जिसकी वजह से वहां बड़ी ही बदबू आ रही थी। ये देखकर मुझे सब कुछ अजीब लगने लगा, लेकिन कहीं किसी की नजर मुझ पर ना पड़ जाए, क्योंकि मुझे तो देखना था न कि आखिर यहां होता क्या है। पता नहीं लेकिन क्यों उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो यहां गलत होने वाला है। ये सोचकर ही मुझे घबराहट हो रही थी। ऐसे में वहीं पर पड़े हुए एक बड़े से पत्थर के पीछे छुपकर सब कुछ देखने लगा। तभी सामने जो कुछ देखा वो काफी हैरान कर देने वाला था, क्योंकि सामने एक अजीब सी मूर्ति रखी हुई थी। बड़ी ही डरावनी मूर्ति थी, बिल्कुल काले रंग की। उसके बड़े बड़े से दांत, सिर पर 2 सींग थे
उसके हाथ पैर भी अजीब से थे। उसके सामने ही कुछ जादू मंत्र तंत्र करने का सामान रखा हुआ था और चारों तरफ हड्डियां ही हड्डियां फैली पड़ी थी। ये देखकर मैं काफी हैरान और परेशान हो गया था। वही मेरे दोस्त जो उस लड़की के पीछे आए थे, उस गुफा की हालत देखकर वो चारों भी कुछ समझ पाते कि अचानक उस लड़की ने घूर कर उनकी तरफ देखा और देखते ही देखते उसका रूप बदल गया। वो भयानक आवाज करते हुए तेज तेज हंसने लगी थी। उस वक्त काफी खूबसूरत लगने वाली वो लड़की धीरे धीरे बदलने लगी थी और फिर वो पहले जितनी खूबसूरत लग रही थी अब उतनी ही डरावनी लग रही थी। उसका शरीर बिल्कुल काला हो गया था, देखने में काफी मोटी थी और बिल्कुल काली। दांत भी काफी ज्यादा लंबे हो गए थे, हाथ पैरों के नाखून भी काफी लंबे और बाल काफी उलझे हुए थे। आंखों की पुतली एकदम से सफेद हो गई थी, बड़ी ही डरावनी लग रही थी। ये देखकर तो मेरे चारों दोस्तों के पैरों तले ही जमीन खिसक गई। यही हाल मेरा भी था। अब वो चारों घबराते हुए उसकी तरफ देखकर अपनी जान बचाने के लिए चिल्लाते हुए बाहर की तरफ भागने लगे, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि उनके साथ कितना बड़ा छलावा हुआ है। वही वो लड़की जो अब एक डायन में बदल गई थी, भयानक रूप में हंसने लगी। अब मुझे तो पल भर में ही समझ में आ गया था कि वो अंकल जो रास्ते में हमें मिले थे, इस बारे में बता रहे थे, वो यही टोना टोटका डायन है जिसने अपनी छलावे के कारण ये सब कुछ किया है। अब मैं भी थर थर कांपने लगा था। अपने दोस्तों को उस गुफा से भागते हुए देख रहा था कि तभी वो गुफा से बाहर निकल पाते कि अचानक गुफा के दरवाजे पर एक अजीब सा जानवर आ गया जो देखने में काफी अजीब और डरावना सा था। वो आकर उस गुफा दरवाजे पर खड़ा हो गया। उस वक्त उस जानवर को अपनी आंखों के सामने देखकर हम सबके तो होश उड़ गए। बड़ा ही डरावना और अजीब तरह का जानवर था। उसकी आंखें लाल रंग की थीं, पूरा शरीर हरे रंग का था और दांत काफी लंबे थे। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा तो उसकी अजीब आवाज चारों तरफ गूंजने लगी थी। वो रास्ते में इस तरह खड़े हो गया कि कोई गुफा से बाहर जा ही नहीं सकता था। अब तो हम सबकी दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। मैं तो पत्थर के पीछे छुपा हुआ था, लेकिन मेरे दोस्त जो उस जानवर के काफी करीब थे, उनकी क्या हालत हो रही थी ये भी मुझे अच्छे से पता था। अब मेरे चारों दोस्त अब घबराते हुए इधर उधर देखने लगे, चिल्लाने लगे, क्योंकि उन्हें गुफा से बाहर निकलने का रास्ता नजर नहीं आ रहा था। जो अजीब सा जानवर दरवाजे पर खड़ा हुआ था, वो अजीब सी आवाज करते हुए अपना मुंह खोल रहा था, जैसे उन चारों को एक साथ में ही निगल जाएगा। ये देखकर मेरे चारों दोस्तों ने उस डायन की तरफ देखा। वैसे उस समय उस अजीब से जानवर को देखकर मुझे अपनी दादी की एक बात याद आई कि डायन अपनी सवारी के लिए एक अजीब सा जानवर चुनती है, जिसे जरक कहा जाता है। कहते हैं कि वो जानवर भी बड़ा अजीब होता है और काली शक्तियों का ही उपासक होता है। इसका मतलब ये अजीब सा जानवर जरक है। ये सोचते हुए घबराते हुए मैं उस तरफ देखने लगा। तभी डायन ने देखते ही वहीं से खड़े रहकर अपना हाथ बढ़ाया, जो देखते ही देखते काफी लंबा हो गया। ये देखकर हम सब लोग काफी घबरा गए थे। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही उस डायन ने मानव की गर्दन पकड़ ली। अब मानव अपने आप को छुड़ाने के लिए थर थर कांपने लगा, चिल्लाने लगा, लेकिन उस डायन की पकड़ से अपने आप को नहीं छुड़ा पा रहा था। अब उस डायन ने उसको पकड़कर जो शैतान की मूर्ति थी उसके आगे पटक दिया और पल भर में ही अपने दूसरे हाथ में एक बड़ा ही धारदार लंबा सा चाकू लिया। ये देखकर सब लोग थर थर कांपने लगे थे। वहीं मानव की हालत तो काफी ज्यादा खराब हो गई, क्योंकि मौत उसकी आंखों के सामने थी। वो तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था, बस घबराते हुए उस डायन की तरफ देख ही रहा था। अपनी आंखों के सामने ये सब कुछ होता हुआ देखकर मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं तो बेहोश हो जाऊंगा। मैं तो उस बड़े से पत्थर के पीछे पूरी तरह छुपकर ये सब कुछ देख रहा था। तभी वो डायन उसे अजीब सी मूर्ति के सामने अजीब तरह की आवाज निकालते हुए चिल्लाने लगी। शायद कुछ मंत्र बोल रही थी, लेकिन क्या बोल रही थी हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। इसके साथ में ही उसने मानव के माथे पर जो तंत्र का सामान था उनसे चारों तरफ एक घेरा बनाया और उसके सामने बैठ गई। मानव घबराते हुए उस तरफ देख रहा था और थर थर कांपते जा रहा था। उसके दिलो दिमाग ने काम करना छोड़ दिया था। वही वो डायन अब अपनी आंखें बंद करके कुछ बोलना शुरू कर दिया। ये देखकर मानव वहां से भागना चाहता था, लेकिन जैसे उसके हाथ पैर तो जकड़ गए थे, तभी उस डायन ने आंखें खोली और एक सिंदूर का टीका मानव के माथे पर लगाया। फिर एक लौंग और पतासा उसके माथे पर रखा, उसके बाद सीने पर रखा
और फिर पैरों पर रखा। अब एक जिंदा लाश की तरह मानव अपने आप को बचाने के लिए चिल्लाने लगा, लेकिन हम सब उस तरफ देख रहे थे, परंतु हिम्मत नहीं थी कि वहां पर जा सके। इसके साथ में हमारे हाथ पैर तो जैसे जकड़ ही गए थे, चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते थे, बस उस तरफ देख ही जा रहे थे। तभी अचानक उस अजीब सी मूर्ति में से तेज तेज आवाज आना शुरू हो गई। इसके साथ में ही उसकी आंखों में एक हरे रंग की रोशनी दिखाई देने लगी जो चमकती जा रही थी। ये देखकर उस डायन के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। पूरी गुफा में अब अजीब गरीब आवाजों से गूंजने लगी थी, जिसकी वजह से हम लोग बहुत ज्यादा घबरा गए थे, परंतु उस डायन के चेहरे पर मुस्कान थी। अपनी आंखों के सामने ये नजारा देखकर मुझे समझ में आ गया था कि ये टोनी डायन अब इस शैतान की मूर्ति के सामने मानव की बलि देगी। ये सोचकर ही मैं बहुत ज्यादा डरने लगा था। अब पलक झपकते ही उस डायन ने अपने हाथ में जो धारदार बड़ा सा चाकू था, उससे मानव का सिर धड़ से अलग कर दिया और उसकी चीख उसके गले में ही दबकर रह गई थी। वहीं जैसे ही सिर से धड़ अलग किया, उसके खून के छींटे उस शैतान की मूर्ति के साथ साथ उस डायन के चेहरे पर भी लग गए। अब वो डायन अजीब तरह से मुस्कुराने लगी और देखते ही देखते मानव के शरीर को नोच नोच कर खाने लगी थी। अपनी आंखों के सामने अपने दोस्त के साथ ये सब कुछ होते हुए देखकर हम पर क्या गुजर रही थी, हम खुद नहीं समझ पा रहे थे। मेरे तीनों दोस्त अब डर से कांपते जा रहे थे। किसी चीज का कोई होश नहीं था, क्योंकि अब उन्हें लगने लगा था कि मानव की तरह उस शैतान की ये डायन उनकी भी बलि दे देगी और कोई भी उन्हें बचा नहीं पाएगा। तभी पवन हड़बड़ाते हुए बोला, चलो यहां से। ये कहकर वो लोग उस जानवर के पास से निकलने ही वाले थे कि उस जानवर ने अपने पंजे में उन्हें उठाया और उठाकर दूर फेंक दिया। अब पवन उस डायन के सामने आकर गिर गया था, तो उस डायन ने घूर कर उसे देखा तो पवन थर थर कांपने लगा और रोने लग गया। वहीं उस डायन ने पलक झपकते ही अपने नाखूनों से उसका कलेजा चीर दिया। उसकी चीख चारों तरफ गूंज कर ही रह गई। हमारी आंखों के सामने ये सब कुछ होता हुआ देखकर भी मैं हैरान था कि हम लोग होश में कैसे हैं, बेहोश क्यों नहीं हुए। वहीं पर डायन जिस तरह उसने मानव को नोच नोच कर खाया था, उसी तरह से अब पवन को नोच नोच कर खाने लगी। उसका पूरा चेहरा खून से सन गया था, हाथों में से भी खून टपक रहा था, चारों तरफ खून ही खून बिखर गया था। अब मेरे अलावा उस डायन की नजरों के सामने दीपक और अनुज बचे थे, जिनकी तो हालत वैसे ही खराब थी, और मैं तो पत्थर के पीछे छुपा हुआ था। परंतु मुझ पर क्या गुजर रही थी, मुझसे बेहतर कौन समझ सकता था। मुझे तो यही लग रहा था कि हम में से कोई भी जिंदा यहां से वापस नहीं जाएगा। तभी जो मानव और पवन को नोच नोच कर खाने के बाद उनके शरीर का जो थोड़ा बहुत मांस और हड्डियां बची थी, वो उस डायन ने उस अजीब से जानवर की तरफ फेंक दी, तो वो अजीब सा जानवर अब उन्हें नोच नोच कर खाने लगा था। वही वो डायन उस शैतान की मूर्ति के सामने अजीब गरीब आवाज निकालते हुए चिल्लाने लग गई, और वो अजीब सा जानवर उन मांस के टुकड़ों को खाने लग गया था, जिसकी वजह से शायद उन दोनों का ध्यान हमारी तरफ नहीं था, या फिर वे दोनों छलावा कर रहे थे, ये तो हम भी नहीं जानते थे। परंतु उस वक्त ये देखकर अनुज और दीपक ने कुछ सोचा और वहां से निकलकर भाग गए। उनको भागते हुए देखकर मैं भी उनके पीछे भाग गया था, लेकिन मैं उनके पीछे ना जाकर अपनी जान बचाने के लिए वहीं पेड़ों की ओट में छुपते हुए भागने लगा, क्योंकि मुझे पता था कि वो डायन हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। लेकिन मैं अपनी जान बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा था। अब हम लोग जंगल में अपने आप को बचाने के लिए कभी उधर तो कभी इधर भाग रहे थे। उस वक्त हम अपनी जान बचाने के लिए चिल्लाना चाहते थे, लेकिन हमारी आवाज गले में ही अटक गई थी, और हम सोच रहे थे कि अगर हम चिल्लाएंगे तो वो डायन हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी, और उसके डर से कोई हमें यहां बचाने भी नहीं आएगा। अब हम उस जंगल से निकलना चाहते थे, लेकिन निकल नहीं पा रहे थे। तभी अचानक दीपक और अनुज मुझसे आकर टकरा गए। वे दोनों बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। यही हालत मेरी थी। तभी डरते हुए हड़बड़ाते हुए अनुज बोला, यार कार्तिक, चलो यहां से, वरना वो टोनी डायन हमें मार डालेगी। तुमने सही कहा था कि यहां रुकना हमारे लिए बहुत मुश्किल पैदा कर सकता है। ये कहते हुए रोने लगा और बहुत ज्यादा घबराने लगा। अब मैं उसकी तरफ देखते हुए बोला, जो हो गया उसकी वजह से अपने आप को दुख देने से कुछ नहीं होगा, अभी हमें अपनी जान बचानी है। तभी वो दीपक रोते हुए बोला, टोनी डायन हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी, वो हमें मार डालेगी, जिस तरह मानव और पवन को मारा है।
ये कहते हुए घबराने लगा तो मैं बोला, इस तरह यहां रुकने से कुछ नहीं होगा, चलो भागो यहां से। ये कहते हुए अब हम लोग वहां से भागने लगे थे। अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, बस भागते ही जा रहे थे, जिसकी वजह से न जाने कितने जंगली कांटे हमारे पैरों में चुभ गए थे। लेकिन हमें किसी चीज का होश नहीं था। हम तो बस अपनी जान बचाना चाहते थे। हमारे पैरों में भी तकलीफ हो रही थी, खून निकलने लग गया था, पर कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था कि कहां जाएं, किधर से इस जंगल से निकले। वैसे भी ये इलाका हमारे लिए अनजान था, और दूसरी बात, रात के वक्त अंधेरे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी पूरे जंगल में अजीब अजीब तरह की आवाजें आना शुरू हो गई थी, जो हमें काफी डरा रही थी। हम उस जंगल में चारों तरफ भाग रहे थे, लेकिन हमें बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा था। तभी उस डायन के आने की उसकी पायल की आवाज हमें जोर जोर से सुनाई देने लगी, परंतु ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये आवाज किधर से आ रही है। वही वो डायन जोर जोर से हंस रही थी, उसकी हंसी भी चारों तरफ गूंज रही थी। अब तो हम सबको अपनी आंखों के सामने अपनी मौत नजर आ रही थी। हम भागते ही भागते हम तीनों वापस उसी झरने के पास में आ गए थे, जहां से हमने भागना शुरू किया था। ये देखकर हम घबराते हुए समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हम फिर से उस झरने के पास में कैसे आ गए। शायद ये सब कुछ उस डायन का ही छलावा था। वही वो झरना जो कुछ देर पहले काफी खूबसूरत लग रहा था, अब उतना ही डरावना लग रहा था। उसके आसपास में अब उस मुलायम हरी भरी घास की बजाय बड़े बड़े कुछ जंगली पेड़ पौधे उगे हुए थे, और उसका वो पानी अब उस चांदनी रात में खून नजर आ रहा था। सामने जो झरने का पानी पहाड़ी से गिर रहा था, वहां से भी खून गिर रहा था। ऐसा लग रहा था वो पूरा झरना ही खून का था। चारों तरफ खून ही खून नजर आ रहा था। ये देखकर हम थर थर कांपने लगे। तभी अचानक उस झरने के पानी में से न जाने कितने हाथ ऊपर की तरफ आने लगे। ये देखकर हम तो घबरा गए। उन हाथों के नाखून काफी बड़े थे। उस झरने में अब चारों तरफ डरावने हाथ ही हाथ दिखाई दे रहे थे, जो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रहे थे। ये देखकर हम लोग बहुत ज्यादा घबरा गए। वहां से भागते हुए तभी उस झरने में हड्डियों के कंकाल तैरने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा झरना खून और कंकालों से भरा हुआ है। ये देखकर हम घबराते हुए फिर से भागने लगे। तभी वो डायन हमारे सामने आ गई और भयानक तरीके से चिल्लाने लगी थी। उसकी आवाज चारों तरफ गूंजने लगी। ये देखकर हमारे होश उड़ गए। हम पीछे की तरफ खिसकने लगे। तभी उस डायन ने एक झपट्टा मारा और अनुज के शरीर के आर पार उसका हाथ निकल गया। अब अनुज दर्द से तड़पने लगा। दर्द की वजह से उसकी आवाज भी मुंह से बाहर नहीं निकल रही थी। वहीं उस डायन ने अपने नुकीले नाखूनों से उसकी आंतड़ियां पकड़कर बाहर लाकर उन्हें खाने लगी। ऐसे में अनुज ने भी तड़पते हुए वहीं पर अपनी जान दे दी। ये देखकर दीपक तो थर थर कांपते हुए वहीं गिर गया था। वो डायन अनुज को खाने में बिजी थी। ये देखकर मैंने दीपक का हाथ पकड़ा और बोला, चलो यहां से। ये कहकर हम घबराते हुए भागने लगे तो देखा कि वो डायन अब हवा में लहराती हुई हमारे पीछे भाग रही थी और अजीब अजीब तरीके की आवाज कर रही थी। हम जंगल में भागते हुए काफी दूर आ गए। साथ में बहुत ज्यादा थक गए थे, जिसकी वजह से हमारी सांस उखड़ने लगी थी। लेकिन ये भी पता था कि वो डायन हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी और हम बचने के लिए हर कोशिश करना चाहते थे। तभी मैं और दीपक दोनों भागते हुए सड़क तक आ गए थे। अपनी आंखों के सामने सड़क को देखकर हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। हमें उम्मीद की एक किरण नजर आने लगी कि हम सड़क तक आ गए हैं तो शायद कोई रास्ता भी मिल जाएगा। लेकिन तभी चारों तरफ से उस डायन के चिल्लाने की आवाज आने लगी। ये देखकर हम बहुत ज्यादा घबरा गए। साथ में ही सड़क पर आने पर भी ये देखकर कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि किधर जाएं। तभी हम दोनों एक बड़े से पत्थर के पास रुक गए। अब दीपक रोते हुए डरते हुए बोला, भागने का कोई फायदा नहीं है, वो डायन हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। हमारे और दोस्तों की तरह हमें भी जान से मार डालेगी। ये सुनकर मैं कुछ बोलता उससे पहले ही जिस पत्थर के पास हम खड़े हुए थे उस तरफ मेरी नजर गई तो मैंने देखा कि सामने जो पत्थर था वो एक शीलानुमा पत्थर था जो सफेद कलर में चमक रहा था और उसके आसपास बहुत अच्छी घास थी। वहां जाकर जैसे हमें एक सुकून सा मिला था। तभी उस डायन के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी तो मैं और दीपक दोनों घबराते हुए एक दूसरे की तरफ देखने लगे और वहां से भागने लगे। हम लोग जैसे ही वहां से भागने लगे तो जैसे कोई शक्ति थी जो हमें वहां से भागने नहीं देना चाहती थी। कुछ ऐसा था जो हमें वहां रोकना चाहता था। हमें ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमसे वहीं रुकने के लिए कह रहा है, लेकिन हम तो उस डायन के डर से
वहां एक पल भी नहीं रुकना चाहते थे। ऐसे में हम अभी थोड़े ही आगे बढ़े थे कि वो डायन फिर हमारे सामने आ गई। उस डायन को अपनी आंखों के सामने देखकर अब हमें लगने लगा था कि अब हम जिंदा नहीं बचेंगे। वही जब उस डायन ने अपना हाथ बढ़ाया और अजीब तरीके से हंसते हुए दीपक को पकड़ लिया। ये देखकर मेरे होश उड़ गए। वही दीपक थर थर कांपने लगा। तभी जैसे ही वो डायन उसका गला दबाकर उसे अपनी तरफ ले जाना चाहती थी कि अचानक उस डायन के हाथ में एक झटका सा लगा और दीपक हवा में उछल गया। ये देखकर मेरी आंखें फटी की फटी ही रह गईं। वहीं वो डायन गुस्से से चिल्लाने लगी। वो दीपक को पकड़ती उससे पहले ही दीपक जो बड़ा सा सफेद कलर का पत्थर था उस पर जाकर उसका सिर टकरा गया, जिससे खून निकलने लगा। अब जैसे ही वो खून उस सफेद पत्थर पर गिरने लगा तो वहां पर जैसे अचानक से कंपन होने लगा था। वहीं मैं कांपते हुए दीपक को संभालने के लिए उसकी तरफ भागा, क्योंकि इस तरह अपने दोस्त को मरते हुए भी नहीं छोड़ सकता था। परंतु दीपक बेहोश हो चुका था। तभी वो डायन मेरी तरफ बढ़ती कि अचानक उस पत्थर में से कोई अजीब तरीके की आवाज आने लगी और एक दिव्य सी रोशनी चमकने लगी। तो वो डायन कांपते हुए चिल्लाने लगी। वही जैसे ही उस डायन के ऊपर वो दिव्य रोशनी पड़ी तो वो जैसे आग में जलने लगी, जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसके चिल्लाने की आवाज चारों तरफ गूंजने लगी। वही वो डायन इसी तरह चिल्लाते हुए देखते ही देखते काले धुएं में बदलकर वहां से चली गई। उस वक्त अपनी आंखों के सामने इतना सब कुछ होता हुआ देखकर मैं बहुत ज्यादा घबरा गया था और डरते हुए वहीं पर बेहोश हो गया। सुबह जब हमें होश आया तो देखा कि हम उस पत्थर के पास में ही सड़क किनारे पड़े हुए थे और रास्ते से आते जाते बहुत सारे लोग वहां पर इकट्ठा थे। तभी पुलिस आई। शायद किसी ने इस बारे में सूचना दे दी थी और हमें लेकर वहां से चली गई। जब पुलिस स्टेशन में पुलिस ने हमसे इस बारे में पूछताछ की कि हमारे साथ हुआ क्या है, तो घबराते हुए हम लोगों ने इस बारे में पुलिस को बताया। उस वक्त मैं और दीपक बहुत ज्यादा घबरा रहे थे। हमें तो लगा था पुलिस हमारी बातों पर यकीन नहीं करेगी, लेकिन पुलिस ने यकीन किया, क्योंकि आए दिन ऐसी घटनाएं उस जंगल में सुनने में आई थी, जिसकी वजह से पुलिस को भी यही लगता था कि उस जंगल में टोनी डायन है। वैसे तभी डॉक्टर को बुलाकर दीपक के सिर पर और हमारे पैरों में जहां कांटों के लगने से जख्म हुए थे वहां पर पट्टी करवा दी गई। उस वक्त हम पुलिस स्टेशन में बैठे हुए बहुत ज्यादा घबरा रहे थे। साथ में ही पास के ही गांव के लोग और कुछ लोग भी वहां पर इकट्ठा हो गए थे। तभी वो तांत्रिक जो हमें रास्ते में मिला था और हमें रोकने के लिए आया था, वो भी वहीं खड़ा हुआ था। अब मैं और दीपक दोनों ही घबराते हुए उसे नजरें नहीं मिला पा रहे थे, क्योंकि उन्होंने तो हमें समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन हमने ही उनकी बात नहीं मानी थी। वैसे उस वक्त हम तो इतने ज्यादा डरे हुए थे कि हर पल ये लग रहा था कि वो टोनी चुड़ैल न जाने कब आ जाएगी और हमारी जान ले लेगी। रात में जो कुछ हुआ था वो सब कुछ याद आने की वजह से अभी तक हम कांप रहे थे। साथ में यही सोच रहे थे कि वो टोनी पता नहीं हमें जिंदा छोड़ेगी या नहीं। अब भी हमें अपनी आंखों के सामने अपनी मौत नजर आ रही थी। अपने दोस्तों को खोने की तकलीफ की वजह से आंखों से अब भी आंसू नहीं रुक रहे थे। वैसे वहां पर जितने भी लोग इकट्ठा थे उनमें से कोई तो कह रहा था कि टोनी डायन अब अगर इनके पीछे पड़ गई है ना तो इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ने वाली। तो कोई कह रहा था भगवान जाने अब क्या होगा। लेकिन कहते तो यही हैं कि टोनी की नजर जिस पर पड़ जाती है वो जिंदा नहीं बचता है। वैसे हमारे घर वालों को जल्दी ही सूचना कर दी गई थी, जिससे वे लोग भी आने के लिए शायद रवाना हो गए थे। अब हम थाने में ही थे। हर कोई हमसे बात करने की कोशिश कर रहा था। तभी जो तांत्रिक हमें रास्ते में मिला था वो हमारे पास में आया और हमसे बातें करने की कोशिश करते हुए कहने लगा, मैंने तो तुम्हें मना किया था उस तरफ जाने से, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अगर तुम बात मान लेते तो आज तुम सब लोग जिंदा होते। ये सुनकर मैं और दीपक दोनों ही रोने लग गए थे, परंतु अभी हमारे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हमारी जान कैसे बच गई। तभी वो तांत्रिक हमारे मन की बात समझ गया था। ऐसे में वो हमारी तरफ देखकर बोला, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि उस टोनी से तुम्हारी जान बच गई, वरना कोई जिंदा नहीं बचता। ये सुनकर हमने उसकी तरफ देखा तो वो तांत्रिक बोले, वैसे तुम्हें जंगल में एक झरना मिला होगा जिसमें खूबसूरत लड़की का रूप रखकर उस डायन ने तुम्हें फंसाया होगा। ये सुनकर दीपक हड़बड़ाते हुए बोला, हाँ। अब वो तांत्रिक बोला, बरसों पहले वो डायन जो देखने में बहुत बदसूरत थी, जिसकी वजह से गांव में हर कोई उसका मजाक बनाता था, इन सब से दुखी होकर
और कुछ लोगों से बदला लेने के लिए वो कुछ ऐसा करने की सोचने लगी जिससे वो चाहे जो पा सके। ऐसे में गांव की रहने वाली साधारण सी टोनी धीरे धीरे कब डायन बन गई, गांव के लोगों को इस बारे में भनक भी नहीं लगी। वही जंगल के उस झरने के पास जो गुफा है, ना उसमें काली शक्तियों की आराधना करते हुए और अपने शैतान के सामने बलि देते हुए टोनी ने काफी शक्ति हासिल कर ली और उन शक्तियों के कारण वो एक छलावा करती, बड़ी ही खूबसूरत बनकर रास्ते आते जाते लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती और फिर उस गुफा में उस शैतान के सामने जाकर बलि दे देती, जिससे उसकी शक्ति बढ़ती ही जा रही थी। रास्ते आने जाने वाले लोगों के साथ वो संबंध इसलिए बनाती थी क्योंकि उनसे संबंध बनाने के बाद उनके अंदर की जो शक्ति, जो उनकी उम्र थी, वो खुद ले लेती थी। इसलिए वो हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करती थी, जिससे हर कोई उसके बहकावे में आ जाए। आए दिन ऐसी घटनाओं को देखकर गांव में हर कोई परेशान हो गया था कि आखिर हो क्या रहा है। गांव के कुछ लोग भी गायब हो चुके थे, जिनके कंकाल उस झरने में मिले थे, क्योंकि टोनी बलि देने के बाद जो कंकाल बचता था उन्हें उस झरने में फेंक दिया करती थी। वैसे कहीं से पता चला था कि टोनी किसी काले जादू करने वाली औरत के संपर्क में आई थी और उसी ने उसे इन सब के बारे में बताया था। तभी से ही वो ये सब कुछ कर रही है। गांव के लोग टोनी के नाम से ही अब डरने लगे थे। उन्हें डर लगने लगा था कि कहीं टोनी उन्हें कोई तकलीफ ना पहुंचा दे। ऐसे में उस वक्त मेरे दादा, जो एक तांत्रिक थे लेकिन वो बड़े ही भले इंसान थे, कभी उन्होंने अपनी तंत्र विद्या का गलत उपयोग नहीं किया था। हमेशा दूसरों की खुशी के खातिर वो कुछ भी करने के लिए तैयार थे। उन्होंने अपनी तंत्र विद्या से न जाने कितने लोगों की तकलीफों को दूर किया था। हमेशा दूसरों की खुशियों में अपनी खुशी नजर आती थी उन्हें। ऐसे में जब इस डायन का चारों तरफ डर फैल गया, जो आए दिन गांव के लोगों को भी परेशान करने लगी थी, उस वक्त मेरे दादाजी गांव में नहीं थे। अपने तंत्र विद्या की सिद्धि के लिए कोलकाता अपने गुरु के यहाँ गए हुए थे। उन्हें तो इस बारे में भनक भी नहीं थी कि गांव में क्या हो रहा है। जब वापस लौटे तब जाकर उन्हें पता चला। तब उनके पास जाकर गांव के लोगों ने इस बारे में मदद मांगी तो मेरे दादाजी ने उन्हें गांव वालों के साथ में टोनी डायन का मुकाबला करने की सोची। वैसे उन्होंने काफी सिद्धि हासिल की हुई थी और ऐसे में उन्होंने पता लगा लिया था कि टोनी डायन का मुकाबला करना भी आसान नहीं है। वो भी काफी शक्तिशाली हो चुकी है, लेकिन वो अपने गांव के लोगों को तकलीफ में नहीं देख सकते थे। इसलिए किसी भी कीमत पर टोनी डायन को खत्म करना चाहते थे। अपनी तंत्र विद्या से उन्होंने उस डायन को मार तो दिया था, लेकिन वो जानते थे कि डायन की आत्मा को इतनी जल्दी शांति नहीं मिलेगी। वो कुछ ना कुछ जरूर करेगी और जैसा उन्होंने सोचा था वैसा ही हुआ। उस डायन की आत्मा भटकने लगी थी। वो इतनी ज्यादा शक्तिशाली थी कि इन सब की वजह से मेरे दादा की जान पर बन आई थी। वो बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे। फिर भी वो उस डायन से लोगों को बचाना चाहते थे। इसलिए बीमारी की हालत में भी उन्होंने अपने तंत्र मंत्र से उस डायन की आत्मा से मुकाबला किया और उसे उस गुफा में कैद करने की कोशिश की। लेकिन तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने की वजह से लड़खड़ाते हुए उस सड़क के किनारे गिर गए थे और वहीं पर उनकी मौत हो गई। ये देखकर सब गांव वाले बहुत ज्यादा घबरा गए और ऐसे में मेरे दादाजी के बारे में ये सोचकर कि तांत्रिक बाबा उनकी रक्षा करें, ये सोचकर गांव के लोगों ने सड़क किनारे जहां वो गिरे थे वहीं पर उस जंगल के किनारे उनका अंतिम संस्कार करके उनकी समाधि बना दी, जिससे मरने के बाद भी तांत्रिक बाबा उस डायन से सबकी रक्षा करें और उस जंगल से बाहर ना आने दें। और ऐसा ही हुआ भी। डायन जंगल में तो भटकने लगी, लेकिन गांव के लोगों को तकलीफ पहुंचाने के लिए तांत्रिक बाबा के डर की वजह से जंगल से बाहर नहीं आ सकती थी। ऐसे में वो रास्ते आते जाते लोगों को अपने छलावे का शिकार बनाकर उसकी शैतान के सामने बलि दे देती, जिससे उसकी शक्तियां बढ़ती ही जाएं। वैसे उस टोनी डायन से तुम्हारी जान नहीं बचती। अगर तुम लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए मेरे दादाजी की समाधि पर आकर न रुके होते तो वो डायन तुम्हारे दोस्तों की तरह तुम्हारी भी जान ले लेती। पहले भी न जाने कितने लोगों की उस जंगल में जान जा चुकी है। फिर भी लोग ऐसी बातों पर यकीन नहीं करते। जब उस तांत्रिक ने यह कहा तो हमारे पास रोने के सिवाय और कुछ नहीं था, क्योंकि उनकी हर एक बात में सच्चाई थी। तभी तांत्रिक फिर हमारी तरफ देखते हुए बोला, वैसे एक बार ध्यान रखना, मेरे तांत्रिक दादा की वजह से तुम्हारी जान तो बच गई है, लेकिन वो टोनी तुम्हारा इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ेगी, क्योंकि कहते हैं कि डायन की अगर बुरी नजर किसी पर पड़ जाए ना तो दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं बचा सकती। इसलिए उस डायन से अपनी जान बचाने की कोशिश करना
क्योंकि उसका मुकाबला सिर्फ भगवान की शक्ति कर सकती है और कोई नहीं। ये कहते हुए वो हमसे बातें कर रहा था। तभी एक कांस्टेबल ने आकर उन्हें वहां से जबरदस्ती बाहर भेज दिया, क्योंकि उस कांस्टेबल को लग रहा था कि वो हमसे न जाने किस तरह की बातें कर रहा होगा, जिसकी वजह से हम लोग और ज्यादा न घबरा जाएं। हमारे घर वाले भी आ पहुंचे थे। हमारी हालत देखकर वे लोग काफी डरे हुए थे। जिन दोस्तों को हमने खोया था उनके घर वालों का रो रो कर बुरा हाल था। फिर सभी को जो कुछ हुआ था उसके बारे में पुलिस और गांव के लोगों ने सारी बातें उन्हें समझा दी थी, लेकिन कोई भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि एक डायन ने उनके बच्चों को मौत दी है। वे लोग अपने तरीके से जांच करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि डायन जैसा कुछ होता नहीं है। या तो जंगली जानवरों ने उनके बच्चों को मारा है या फिर उनके पीछे कोई और बात है। वे लोग हमें लेकर भी तरह तरह की बातें बोल रहे थे कि कहीं इन सब में हमारा हाथ तो नहीं है। उस वक्त ये सब कुछ सुनकर भी किसी ने उनसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि उनकी तकलीफ को हर कोई समझ रहा था। वैसे हमारे जिन दोस्तों को उस डायन ने मारा था उनकी लाश के कुछ टुकड़े भी उनके घर वालों को नहीं मिले, क्योंकि उस डायन के डर की वजह से न गांव वाले और न पुलिस वाले उस जंगल में जाना चाहते थे। ये देखकर जिनकी मौत हुई थी उनके घर वालों ने आगे से आदेश लिया, तो उनके डर की वजह से पुलिस दिन के उजाले में ही उस डायन की गुफा के पास गई, जहां पर सिर्फ कुछ कंकाल के टुकड़े ही मिले थे, जिन्हें देखकर यह अंदाजा लगाया गया कि किसी जानवर ने उन्हें खाया है। ऐसे में अब पवन, मानव और अनुज के घर वाले ये मानने की कोशिश करने लगे कि शायद इसी वजह से उनके बच्चों की मौत हुई है। ऐसे में रोते हुए सभी के घर वाले हमें लेकर वापस लौट गए। ये सब कुछ हमारे लिए किसी सदमे से कम नहीं था। उस वक्त हम पर क्या गुजरी थी हमसे बेहतर भला कौन समझ सकता था। अपने घर पर आकर भी मैं इतना ज्यादा डर रहा था कि एक पल के लिए अकेला नहीं रहना चाहता। जब भी आंखें बंद करता तो वही टोनी डायन मुझे दिखाई देती थी, तो कभी ऐसा लगता जैसे वो मेरी जान लेने के लिए मेरे पास में आ गई है, जिसकी वजह से मैं घबराते हुए चिल्लाने लगता। मेरे घर वाले मुझे हिम्मत देने की कोशिश करते थे। मेरी हालत देखकर वे लोग भी मुझे अकेला नहीं छोड़ रहे थे और बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। अभी इस घटना को हुए 2 दिन हुए थे कि पता चला कि दीपक ने अपने ही घर में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। जबकि हैरानी की बात यह थी कि फांसी लगाने के बाद उसके पैर अच्छे से जमीन पर टिक रहे थे, तो फिर वो फांसी के फंदे से अपनी जान कैसे दे सकता है। उसकी आंखें और उसकी जीभ बाहर निकली हुई थी। दोनों ही हाथ पैर दोनों पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। बड़ी ही डरावनी लाश थी उसकी। जिस किसी ने उसकी लाश की हालत देखी वो घबरा गया। अपने दोस्त की मौत की खबर मेरे लिए किसी गहरे सदमे से कम नहीं थी। मैं थर थर कांपने लगा। मेरी हालत देखकर मेरे घर वालों ने मना किया कि मैं दीपक के घर न जाऊं, लेकिन मैं दीपक के घर जाना चाहता था। ऐसे में अपने घर वालों के साथ जब मैं दीपक के घर गया तो दीपक की लाश को देखकर वहीं पर मैं बेहोश हो गया। जब होश आया तो अपने आप को अस्पताल में पाया। अब तो मेरे घर वालों को भी लगने लगा था कि वो टोनी डायन मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। मैं थर थर कांपने लगा और रोते हुए मैंने अपने घर वालों को सारी बात बता दी। अब मेरे घर वालों को लगने लगा था कि शायद उस टोनी डायन पर गंदी नजर उन चारों ने डाली थी, इसलिए उन्होंने उसकी जान ली है। लेकिन फिर उन्हें टोनी डायन के पास वाले गांव के लोगों की बात याद आई कि वो टोनी डायन किसी को नहीं छोड़ती। इसके साथ ही वो टोनी डायन वहां से गुजरने वाले हर मर्द के साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करती है, जिससे उसकी उम्र लेकर अपनी शक्ति और अपनी उम्र बढ़ा सके। यही मेरे दोस्तों के साथ हुआ था, तभी तो उनकी जान गई थी। ऐसा कभी कभी मैं सोचता तो कभी मेरे घर वालों को भी यही लगता, तो कभी मैं सोचता कि वो मुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। मेरी हालत को देखते हुए मेरे घर वाले अब एक पल भी नहीं बैठ सकते थे। ऐसे में मेरे घर वाले मुझे लेकर गणपति बप्पा के मंदिर में गए, जहां पर पंडित जी के कहने पर मेरा दूध, दही, पानी, गंगा जल ना जाने कितने तरह से अभिषेक करवाया गया। और मुझे नहलाने के बाद मैं गणपति बप्पा की पूरी विधि विधान से जो पंडित जी ने बताई थी पूजा अर्चना की। उसके बाद उन्होंने मेरे गले में एक धागा बांधा और मैं फिर से घर वापस आ गया। और सच में उसके बाद मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। उस टोनी डायन की वजह से फिर मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं हुई। मुझे नहीं पता कि उन चारों की जान उस टोनी डायन के साथ हवस मिटाने से हुई थी या जैसे भी हुई थी, लेकिन अब मैं बच गया था। परंतु अपने दोस्तों को खोने के बाद मैं बड़ी तकलीफ से गुजरा था। कभी कभी मुझे लगता था कि मैं अपने दोस्तों के साथ मर जाता तो ठीक रहता।
इस तरह घुट घुट कर तो जिंदगी नहीं जीनी पड़ती। ये सब याद करके मैं रोने लगता, चिल्लाने लगता। मेरी हालत देखकर मेरे घर वाले बहुत परेशान थे। ऐसे में मेरे पापा मुझे साइकोलॉजिस्ट के पास भी लेकर गए। हर कोई मेरा ध्यान रख रहा था। धीरे धीरे मैं इस तकलीफ से उबरने लगा था, लेकिन अपने दोस्तों को कभी नहीं भुला पाया। आज भी जब मैं अपने दोस्तों के बारे में और उस भयानक रात के बारे में याद करता हूं तो थर थर कांपने लगता हूं। सोचता हूं कि काश मेरे दोस्तों ने उस तांत्रिक अंकल की बात मान ली होती तो हमारे साथ यह हादसा नहीं होता, या फिर हम लोग बंगाल नहीं गए होते तो मेरे दोस्त जिंदा होते। परंतु जो हो चुका था उसे तो बदला नहीं जा सकता था ना। आज भी इतने सालों बाद कभी कभी रात में सपने में वही सब कुछ मुझे दिखाई देने लगता है तो मैं बहुत ज्यादा घबरा जाता हूं। कभी कभी लगता है जैसे जंगल में मेरे सारे दोस्त मुझे आवाज लगा रहे हैं और मुझे अपने पास बुला रहे हैं। आज भी हर पल में वो घटना मुझे एक डर का एहसास दिलाती है। ऐसे में मैं सोचता हूं काश वो काली रात हमारी जिंदगी में आई नहीं होती। वैसे मैंने आप लोगों को अपनी ये घटना इसलिए बताई है क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ऐसी बातों पर यकीन नहीं करते। मेरे दोस्तों ने भी यही किया था और अपनी जान से हाथ धो बैठे। काश उन्होंने मेरी बात को समझने की कोशिश की होती। ऐसे ही आप लोग भी अपना ध्यान रखें, क्योंकि लोगों की कही हुई बातों में कहीं ना कहीं कोई सच्चाई भी हो सकती है। इसलिए इससे पहले कि हमारी जान पर बन आए, हमें सुनी हुई हर बात के बारे में सोचना चाहिए कि वो मात्र एक अफवाह है या फिर इसके पीछे कोई सच्चाई है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना।